दोस्तों, एरिक हॉब्सबॉर्न दुनिया के एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं। उन्होंने हिस्ट्री पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी इंपॉर्टेंट किताबें ये बताती हैं कि हिस्ट्री में कौन सा पीरियड किस काम के लिए जाना गया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री को समझने के लिए और आज के दुनिया को समझने के लिए, वर्ल्ड डायनामिक्स को समझने के लिए इस हिस्ट्री को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 1790 से लेकर 1850 तक ये वो एज था जिसको कहा जा सकता है द एज ऑफ नेशनलिज्म एंड एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ये वो पीरियड था जब दुनिया में बड़े बड़े रेवोल्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और नई नई आइडियोलॉजीज आई। आइडियोलॉजीज में भी सबसे इम्पॉर्टेंट थी नेशनलिज्म। उसके बाद जाहिर है कि 1875 से लेकर 1914 तक के जो एज आया, अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। अपने नए फाउंड नेशनलिज्म को एक्सप्लोर देश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रास्ता इख्तियार किया इम्पीरियलिज्म का और आया द एज ऑफ एम्पायर। जाहिर है, जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, बहुत बड़ी एम्पायर आपकी हो जाती है, बड़ी इंडस्ट्री आपके पास होती है, तो अब आप चाहते हैं कि आपके नेशनलिज्म और आपके आइडेंटिटी को सब पर थोप दिया जाए। इसके बाद शुरू होता है 1914 से लेकर 1945 तक एज ऑफ वॉर या डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, इस हिस्ट्री को समझना और इनके कॉजेज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के जब भी कॉजेज़ बताए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ आते हैं जैसे नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म, इम्पेरियलिज्म। लेकिन एक कॉज ऐसा है दोस्तों जिसको सब भूल जाते हैं, जो सबके पीछे और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, वो होता है पैसे की ताकत। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक इम्पॉर्टेंट एरा शुरू होता है, एक ऐसा एरा जिसने ख़त्म किया फियाट मनी को। अब आप कहेंगे कि फियाट मनी होती क्या है? दोस्तों, गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जो डिसीजंस लेती है और जो पैसा प्रिंट करती है, उसको कहा जाता है फियाट मनी। आसान शब्दों में अगर दोस्तों इसको हम समझना चाहें तो दरअसल में ये वो पैसा होता है जिसके पीछे किसी गोल्ड या किसी भी स्टैंडर्ड चीज़ की बैकिंग नहीं है। बस गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसका वैल्यूएशन इतना है, बस उसी को कहा जाता है फियाट मनी। ये बस एक पेपर का टुकड़ा है जिसके पीछे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। सस्पेंशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मिलिटरिज्म को फंड करना देशों के लिए आसान हो गया। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी में एक और नई आइडियोलॉजी दोस्तों ऐड हो गई, वो थी द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म एंटरिंग इनटू मॉनेटरी पॉलिसी। जन्म हुआ एक नए रूप का जिसको कहा जाता है मॉनेटरी नेशनलिज्म। मतलब कुछ लोग मीटिंग में बैठकर डिसाइड करेंगे कि पैसे की वैल्यूएशन कितनी है। न कोई होमोजेनियस स्टैंडर्ड्स होंगे और ना ही कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस। बस कोई देश बैठेगा और वो ये डिसाइड करेगा कि मेरी करेंसी की वैल्यू कितनी है और वही उसकी वैल्यू होगी। आसान शब्दों में दोस्तों कहें तो इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं भक्तोनॉमिक्स। इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से आया ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन के साथ साथ आई बड़ी जंग। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। देखें कैसे कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ यूरोप में जन्म लेती हैं और वो पैदा करती हैं दुनिया की सबसे बड़ी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। इसमें सबसे पहला हिस्सा है राइज ऑफ मुसोलिनी का। 1902 में एक यंग आदमी इटली की मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करना चाहता है और यहाँ से भागकर स्विट्जरलैंड चला जाता है। स्विट्जरलैंड में वो पढ़ता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता है और एक बहुत ही बड़ा सोशलिस्ट बन जाता है। उसका पूरा आइडिया ये था कि सोशलिज्म को लाया जाए और मुनाकीज यानी राजाओं का तख्ता पलट दिया जाए, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाए। स्विट्जरलैंड में लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है वापस इटली में। इटली से वो फिर भागकर स्विट्जरलैंड आ जाता है और फिर उसे वापस इटली भेज दिया जाता है। वो एक कट्टर सोशलिस्ट था। वर्ल्ड वॉर 1 में उसने इटली के जंग में शामिल होने को बहुत अपोज किया था, लेकिन अचानक वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन आते आते उसे ये बात समझ में आती है कि भैया वॉर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं और मोनार्की इसको ओवरथ्रो कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही आसान फंडा है, सोशलिज्म में अपडेट की ज़रूरत है। वो बड़ा खुश होकर सोशलिस्ट पार्टी में जाता है और इस नए आइडिया को रखता है। उसको लात मार के सोशलिज्म से बाहर हकाल दिया जाता है। वो सोचता है कि सोशलिज्म अब एक प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें कोई अपडेशन मुमकिन नहीं है। एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट अ न्यू वे। और जन्म होता है पहली बार यूनिटी थ्रू नेशनलिज्म का। यानी वो ये सोचता है कि सारे इटालियन लोगों को हम एक रीजन के तहत जमा कर सकते हैं
और इसी नेशनलिज्म के तहत हम पुराने रोमन एम्पायर के समय का इटली बिल्ड कर सकते हैं। इसको उसने नाम दिया फैशिज्मो और दुनिया में पैदा हुआ फैशिज्म। वर्ल्ड वॉर 1 में इटली दोस्तों अलाइड पावर्स के साथ था। अलाइड पावर्स के साथ रहने की वजह से उसे लगा कि वॉर के बाद उसे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उसे मिला बहुत थोड़ा। इटली के लोग ये देखकर बहुत गुस्सा हो गए अपनी लीडरशिप से। तब आया मुसोलिनी और लोगों ने उसे और उसकी आइडियोलॉजी को सर पर बिठा लिया और अपने आप को उसने घोषित कर दिया इटली का डिक्टेटर तानाशाह। अब आइए दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दूसरे मेजर प्लेयर की तरफ और उसकी हिस्ट्री की तरफ, जर्मनी की तरफ। वर्ल्ड वॉर 1 की शर्मनाक हार के बाद जर्मन्स को जिस चीज ने सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट किया वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइस, और यही कारण बनी वर्ल्ड वॉर 2 की। जर्मन से सब कुछ छीन चुका था, उसके लोग, उसका स्टेटस, उसकी आर्मी और उसकी पहचान भी। इस ट्रीटी के हिसाब से जो कुछ भी वर्ल्ड वॉर 1 में नुकसान हुआ उसकी सारी भरपाई जर्मनी के सर पर थोप दी गई। सब वसूली जर्मनी से की गई, सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया गया। इसका जो आर्टिकल 231 था दोस्तों, उसको वॉर गिल्ट क्लॉज कहा जाता है। जर्मनी पर पेनाल्टी लगाई जाती है। इसके हिसाब से जर्मनी को 442 बिलियन US डॉलर्स का फाइन देना पड़ता है। जर्मनी को अपनी मिलिट्री डिसआर्म करनी पड़ती है। वो बस थोड़ी सी मिलिट्री रख सकता था, बहुत सारे इलाके उससे ले लिए गए। ट्रीटी के कारण जर्मनी को अपनी ओवरसीज कॉलोनीज से भी हाथ धोना पड़ा। उसकी 10% पॉपुलेशन चली गई, 13% टेरिटरीज उसने लूज कर दी, 75% ऑफ द आयरन उसने खो दिया और 26% ऑफ द कोल भी उसके हाथ में नहीं रहा। इन सब चीज़ों ने जर्मन नेशनलिज्म को बहुत भड़काया और जर्मनी में पैदा हुआ एक नया लीडर जिसने कहा, मैं लाऊंगा जर्मन लोगों का अमृत काल। ये था एडोल्फ हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी। अब आइए देखते हैं दोस्तों हिटलर का राइज कैसे हुआ और कैसे वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बना, कैसे उसने वर्ल्ड वॉर 2 को इनिशिएट किया। जर्मनी के पैसे की वैल्यू वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतनी बुरी तरह से गिर चुकी थी, लोग सिर्फ एक सादी सी ब्रेड खरीदने के लिए पैसा गाड़ियों में भर भर कर ले जाते, और अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसको कहा जाता है डाओस प्लान, जिसकी वजह से जर्मनी के हालात कुछ सुधरने लगे। हिटलर के हाथ में सत्ता आते ही उसने जर्मनी का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। उसने सबसे पहला काम ये किया कि 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर कर दिया। फिर 1938 में राइनलैंड को उसने वापस अपने कब्जे में ले लिया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइस के अकॉर्डिंगली जर्मनी से छीन लिया गया था। साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा उसने एक कर दिया। हिटलर और मुसोलिनी में दोस्तों बहुत कुछ कॉमन था। इटली और जर्मनी जबरदस्त एलाइज बन गए और इस पैक्ट को कहा गया द पैक्ट ऑफ स्टील। वर्ल्ड वॉर 2 का अब एक तीसरा प्लेयर बाकी है दोस्तों, और वो तीसरा पार्टनर है जापान, और ये तीन मिलाकर वर्ल्ड वॉर 2 का बनाते हैं एक्सिस ग्रुप। जापान भी वर्ल्ड वॉर 1 में दोस्तों अलाइड फोर्सेस की साइड से था और उसे अलाइड फोर्सेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया। चाइना के पार्ट्स उससे लिए और एक्सप्लॉइट करने लगे। जब जापान ने इसका अपोज किया और कहा कि भैया तुम लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, तो वेस्टर्न पावर्स ने जापान से कहा कि भैया तुम बेवकूफ़ हो। वेस्टर्न पावर्स जापानीज को डिग्रेड करते थे, जापान को कहते थे येलो पेरिल। जापानीज भी अपने आप को एक सुपीरियर रेस मानते थे और उनके लिए जापानीज नेशनलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जापान ने कहा भाड़ में गए अलाइड पावर्स। उसने रशिया को हराकर चाइना के मंचूरिया रीजन पर अब कब्जा कर लिया। दोस्तों अब आइए हिटलर की तरफ। हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की तरफ अपना रुख किया और मोड़ा अपना रुख चेकोस्लोवाकिया की तरफ, और चेकोस्लोवाकिया पर पहले कब्जा किया। कुल मिलाकर हिटलर ने कुछ ही सालों में जर्मनी की किस्मत चमका दी थी। उसने अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वॉर का डिसीजन लिया और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। देश के लोगों ने हिटलर और उसकी आइडियोलॉजी को सर पर बिठा लिया। जापान ने भी आगे बढ़कर चाइना के बीजिंग, शंघाई और उसके बाद चाइना की कैपिटल नानकिंग पर कब्जा जमा लिया। नानकिंग में जापानीज ने चाइनीज लोगों पर हिस्ट्री की सबसे बुरी एट्रॉसिटीज की। अब आइए दोस्तों फिर से यूरोप की तरफ। जर्मनी की अब नजर थी पोलैंड की साइड। वो एक साइड से सेफ था,
फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से उसे कोई जंग नहीं थी। अब बारी थी पोलैंड की। उसने रशिया के साथ एक डील की और दोनों ने मिलकर पोलैंड पर एक साथ हमला कर दिया। आधे पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और आधा हिस्सा सोवियत यूनियन ने ले लिया। अब तक फ्रांस और ब्रिटेन सिर्फ जर्मनी को वार्निंग्स देते जा रहे थे, देखो भैया यहाँ कब्जा मत करो, देखो भैया वहाँ कब्जा मत करो, और हिटलर है कि कब्जे पर कब्जे किए जा रहा था। लेकिन पोलैंड के कब्जे के बाद एलाइड पावर्स ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसका हिटलर पर कोई खास असर नहीं हुआ। जर्मनी और फ्रांस ने कहा कि चलो थोड़ी स्ट्रैटेजी को अब बदलते हैं और क्यों ना जर्मनी का आयरन सप्लाई ही हम रोक दें। जर्मनी को स्वीडन नॉर्वे के जरिए से आयरन सप्लाई कर रहा था। आयरन जरूरी था जर्मनी की बढ़ती मिलिट्री एंटरप्राइज को सप्लाई करने के लिए, नई एम्यूनिशंस बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए, एयरप्लेन्स बनाने के लिए और नए नए हथियार बनाने के लिए। दुनिया में उस समय जर्मनी सबसे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाता था। एलाइड पावर्स ने नॉर्वे पर अटैक किया ताकि इस सप्लाई को रोक सके। हिटलर वाज क्विक टू रिस्पॉन्ड। एलाइड पावर्स को हिटलर खदेड़ देता है और 9 अप्रैल 1940 को हिटलर नॉर्वे पर अटैक करके कब्जा कर लेता है। अब फ्रांस और ब्रिटेन की जर्मनी से जंग शुरू हो जाती है। जर्मनी बेल्जियम के रास्ते उन पर अटैक कर देता है। ब्रिटेन और फ्रांस मुकाबला करते हैं, उनकी सबसे ताकतवर सेना उतारते हैं हिटलर के अगेंस्ट में। अब बेल्जियम और पूरे फ्रांस के कोस्ट पर फ्रेंच और ब्रिटिश सेना जर्मनी की आर्मी का और हिटलर का मुकाबला कर रही थी। एक जगह थी जो खाली थी और वो था एक घना जंगल। फ्रांस को लगा कि इस जंगल के रास्ते कोई भी सेना दाखिल नहीं हो सकती है, बट हिटलर के पास एक सरप्राइज स्ट्रैटेजी थी, ब्लिट्जक्रीग, यानी चारों तरफ से एक लाइटनिंग स्पीड से अपने दुश्मन पर अटैक करो और उसको चारों तरफ से घेर लो। फ्रांस को लगा कि वो सिक्योर है और जर्मन सेना इस अर्डेन्स जंगल को कभी पार नहीं कर पाएगी। फ्रांस थॉट दैट दिस फॉरेस्ट इज इम्पेनिट्रेबल। फिर हिटलर ने वो कर दिखाया जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जर्मन सेना अलाइड फोर्सेस को इसी फॉरेस्ट के रास्ते पीछे से घुसकर घेर लेती है। अब अलाइड फोर्सेस चारों तरफ से हिटलर की सेना से घिर चुकी थी। वो धीरे धीरे इनको धकेलती हुई समंदर की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, 1-2 नहीं बल्कि 4 लाख अलाइड ट्रूप्स घेर लिए जाते हैं और फंस जाते हैं एक कोस्ट पर जिसका नाम था डनकीर्क कोस्ट, जहां पर सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। ब्रिटेन की ओर से 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनामो लॉन्च किया जाता है इन फोर्सेस को बचाने के लिए। दोस्तों, इसी रेस्क्यू मिशन पर क्रिस्टोफर नोलन ने 2017 में एक जबरदस्त मूवी बनाई है, डनकीर्क। आप इसको जाकर जरूर देखें। ब्रिटिश सेना खदेड़ दी जाती है और 22 जून 1940 को फ्रांस हिटलर को सरेंडर कर देता है। हिटलर ने वो कर दिखाया जो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी नहीं कर पाया था। पूरी दुनिया अब उससे डरने लगी। फ्रांस पर उसका कब्जा था। हिटलर को लगा कि अब ब्रिटेन भी बहुत जल्द हथियार डाल देगा, पर सामने खड़ा था एक मजबूत आदमी, विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन झुकने से इनकार कर देता है। दोस्तों, ये वो टाइम था जब हिटलर के पास पूरा यूरोप था। हिटलर के कब्जे में सबसे ज्यादा पावर था। हिटलर सबसे पावरफुल आदमी था जिससे हर दुनिया का हर देश डरता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिटलर एंडेड लूजिंग इन वर्ल्ड वॉर 2। ऐसा क्या हुआ कि हिटलर ने आत्महत्या कर दी और जर्मनी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? अमेरिका, जो अब तक के वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं हुआ, वो वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे आया? कैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बावजूद भी जापान पर 2 जबरदस्त बम, न्यूक्लियर बम गिराकर सारी दुनिया को हिला दिया? दोस्तों, ये सारी हिस्ट्री और इसकी डिटेल्स हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए आपसे अलविदा दोस्तों।